Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on JD News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे रेगुलेटिंग दी डीप फेक। देखिए, आज की डेट में जब हम डीप फेक की बात करते हैं, दैट मीन्स हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जहां पर रियलिटी और एक अनरियलिस्टिक चीज़ में हम डिफरेंस नहीं समझ पाते। फॉर एग्जाम्पल, वॉइस किसी की है, बॉडी किसी की है, या लिपसिंग करवा दी जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। अब अगर आपको इसको समझना हो, इसके कोई रिसेंट इंसिडेंट्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हमें याद आता है जो साउथ एक्ट्रेस हैं रश्मिका मंदाना, उनका एक बहुत ही शॉकिंग करने वाला वीडियो यहाँ पर रिलीज़ हुआ था, जिसके अंदर एआई टेक्नोलॉजी की मैडनेस पता चलती है कि कितना हायर लेवल पर डिजिटल मीडिया, वीडियो, ऑडियो, इमेज एडिटिंग को मैनिपुलेट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक ऐसा हाइपर रियलिस्टिक डिजिटल फॉल्सिफिकेशन क्रिएट किया था जिसमें रियल और फेक में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे ही आपको याद हो तो पीएम मोदी का भी एक वीडियो यहाँ पर रिलीज हुआ था जिसमें वो गरबा करते हुए नजर आ रहे हैं, विच वॉज अगेन फेक। तो क्या डीप फेक से रिलेटेड कोई ऐसा ही इंसिडेंट हुआ है? क्या कभी पॉलिटिक्स में डीप फेक का इस्तेमाल नहीं हुआ है? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें 2020 की कंडीशन की, तो पहली बार एआई जनरेटेड डीप फेक्स हमें देखने मिले थे जब यहाँ पर पॉलिटिकल कैंपेन की जा रही थी। बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पर रिलीज़ हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे लीडर हैं मनोज तिवारी जी, जो कि बहुत ही जाने माने एक्टर भी हैं, यहाँ पर एक बहुत मैनिपुलेटिव मैसेजेस व्हाट्सएप पर रिलीज़ होना चालू हुए, जहाँ पर ऐसा अक्यूज किया जा रहा था कि जो मिस्टर तिवारी हैं ये अरविंद केजरीवाल के बारे में बहुत बुरा भला बोल रहे हैं इंग्लिश और हरियाणवी में। बाद में जब यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई किया गया, पता चला कि दिल्ली इलेक्शन के पहले इस तरीके के डीप फेक वीडियोस रिलीज हुए थे। इसी के अलावा अगर हम रिसेंटली बात करें तो मध्य प्रदेश में जो हमारे कांग्रेस के चीफ हैं मिस्टर कमलनाथ, यहाँ पर भी एक कांग्रेस के जो चीफ रहे हैं मिस्टर कमलनाथ, इनका भी एक वीडियो यहाँ पर वायरल हुआ था जिसके अंदर वो एक जो लाडली बहना स्कीम है, इसका फ्यूचर बहुत ही बेकार है, इसका फ्यूचर कुछ अच्छा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में चिंता करते हुए यहाँ पर डीप फेक वीडियोज़ रिलीज़ हुए थे। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो एआई टेक्नोलॉजी की मदद से ना केवल इंडिया में, बट आप देखिए यूक्रेन में भी सेम चीज़ को फेस किया था यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के द्वारा, जहाँ पर एक ऐसा वीडियो रिलीज़ हुआ था कि वो अपने लोगों को बोल रहे हो कि देखिए अब आप अपने यहाँ पर वेपन्स को रख दीजिए एंड दिस इज आवर टाइम, जब हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। तो डीप फेक की अगर हम बात कर रहे हैं तो आज की डेट में इसके रिस्क बहुत ज़्यादा गंभीर देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चन ये आ जाता है कि यार ये डीप टेक्नोलॉजी की जब आप बात करते हैं, डीप फेक की बात करते हैं, तो ये इतना इमर्ज कैसे हो गया, ये इतना हाईलाइट कैसे हो गया? तो देखिए, डीप फेक की बात आज की नहीं है। आप कई लोगों ने फोटोशॉप का इस्तेमाल किया होगा, हमने भी किया है। सो फोटोशॉप को अगर हम बोले तो बहुत मिनिमम लेवल पर, बहुत छोटे से लेवल पर फोटोशॉप की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी थी कई दशकों पहले। इसके बाद अगर हम बात करें तो पहला जो यूज़ है डीप फेक टेक्नोलॉजी का, ये जो रिपोर्टेड इंसिडेंट है, इसको यूज़ किया जा सकता है 2017 में रेडिट यूज़र के द्वारा, जिन्होंने यहाँ पर पब्लिक अवेलेबल एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, एक पोर्नोग्राफिक कंटेंट यहाँ पर क्रिएट किया जिसमें फेस किसी सेलिब्रिटी का था, बॉडीज़ नॉर्मल लोगों की थी। इस तरीके से पहली बार शुरुआत हुई थी डीप फेक टेक्नोलॉजीज़ की। आज की डेट में बात करें तो देखिए, फोटोशॉप इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी स्किल्स चाहिए थी, उस समय एआई सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करने के लिए बहुत स्किल चाहिए थी। बट आज की डेट में अगर हम देखें तो सेमी स्किल्ड व्यक्ति भी हूँ, अनस्किल्ड व्यक्ति भी हूँ, ये केवल और केवल कुछ क्लिप्स की मदद से, कुछ इमेजेस की मदद से एआई का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से डीप फेक चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एज सच आप देखिए कि जितनी जितनी टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, उतना ही ज़्यादा इसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता जा रहा है कि इनका सोर्स कहाँ से है। और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल हमें देखने मिलता है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, जहाँ पर डीप फेक क्रिएट किया गया था। एक यहाँ पर वेबसाइट बनाई गई थी कि लोगों को मदद मिल सके, ये आइडेंटिफाई कर सके डीप फेक को बाय फोकसिंग ऑन स्मॉल स्मॉल इंट्रिकेट डिटेल्स। यहाँ पर डीप फेक की अगर हम बात करें, इनको जो जितना इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 की अगर हम एक स्टडी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं
तो देखिए यहाँ पर deep trace found that staggering 96% of deep fakes were pornographic और 99% में अगर हम बात करें तो इसमें विमेंस को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से डीप फेक कहीं ना कहीं एक ऐसा वेपन की तरह इस्तेमाल हो रहा है जो कि महिलाओं के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम बात करें इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के बारे में, तो इन्होंने भी एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है कि रोमांटिक पार्टनर यूटिलाइज करते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी का, ताकि जो उनकी महिला पार्टनर है उसको यहाँ पर नीचा दिखाया जा सके, उसको साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया जा सके, ताकि जितने भी सोशल सैंक्शंस उनके ऊपर लग सकते हैं ये सारी चीज़ें हो जाएं। क्वेश्चन ये आता है कि चलिए हम इतना सफ़र कर क्यों रहे हैं, क्या हमारे पास कोई लॉज नहीं है, क्या हमारे पास कोई ऐसा हथियार नहीं है कि हम डीप फेक से यहाँ से टैकल कर सके। तो देखिए आज की डेट में इंडिया अभी भी लैग कर रहा है किसी स्पेसिफिक लॉ से जो कि डीप फेक को यहाँ पर डील करता हो या एआई रिलेटेड क्राइम से डील करता हो। बट कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं हमारे पास लेजिस्लेशन के अंदर, चाहे हम सिविल प्रोविजंस की बात करें या क्रिमिनल प्रोसीजर्स की बात करें, तो यहाँ पर दोनों मामलों में कुछ रिलीफ हमें देखने मिलता है अंडर द सेक्शन 66E ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसे हम आईटी एक्ट के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है जब भी घटना घटती है किसी डीप फेक केस के बारे में। ये यहाँ पर कैप्चर करता है पब्लिकेशन, ट्रांसमिशन या किसी भी व्यक्ति की जो इमेज है उसको अधिकारों को या उसकी प्राइवेसी की यहाँ पर बात करता है, और इस तरीके की कोई भी चीज़ अगर मार्केट में पब्लिश हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, तो उसको प्रोहिबिट करने की भी बात करता है। इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर ऑफेंस करता हुआ पकड़ा जाता है तो इसको 3 साल तक की सज़ा और साथ ही यहाँ पर 2 लाख रुपए उससे अधिक का फाइन लग सकता है। इसी के अलावा सेक्शन 67, 67A, 67B भी आईटी एक्ट के यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग डीप फेक्स दैट आर ऑब्सर्न और कंटेन सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट। ये बात की जा रही है आईटी रूल के अंदर। वहीं अगर हम बात करें आईटी रूल्स के बारे में, तो देखिए आईटी रूल भी यहाँ पर प्रोहिबिट करते हैं कि आप कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं डालेंगे जो किसी भी व्यक्ति की मर्जी के खिलाफ है, किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर फेक या आर्टिफिशियली मॉव्ड इमेज यहाँ पर क्रिएट की गई है। इंडियन पीनल कोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साइबर क्राइम्स को डीप फेक्स के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है, और ऐसे में सेक्शन 509 का इस्तेमाल होता है जिसके अंदर वर्ड, जेस्चर, एक्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी महिला की डिग्निटी को, ठीक है, उसके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाने के बारे में काम कर रही है, उधर पर सेक्शन 509 लगा दिया जाता है। वहीं 499 विच इज़ द क्रिमिनल डिफेमेशन, 153 क्लॉज ए, क्लॉज बी, जो कि कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति या कम्युनिटी के बारे में हेट फैलाने का काम कर रहे हैं, उसके अंदर इसको लिया जाता है। साथ ही यहाँ पर 465 फ्रॉजरी, 469 फ्रॉजरी टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ पर्सन और पार्टी भी यहाँ पर की जाती है। यही सेम चीज़ अगर हम बात करें 465 और 469 की, तो रश्मिका मंदाना के केस में भी यही दोनों सेक्शंस को यहाँ पर लगाया गया था। ओके, सो ऐसे में हम बात करें तो क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है डीप फेक्स के बारे में समझना। जी हाँ, हम सभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आजकल ग्रेजुएट हो रहे हैं। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि सही और गलत क्या है, सही और गलत में डिफरेंस करना हमें आना चाहिए, और जनरली कोई भी चीज़ हम जो इंटरनेट पर देखते हैं उसे सच मानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मशीन लर्निंग ये देखने के लिए मिल सकता है। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। भारत के इतिहास का एक लैंडमार्क केस, केशवानंद भारती। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दे मेक वीडियो ऑन केशवानंद भारती जजमेंट अवेलेबल। 5 मिनट का एक वीडियो है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 10 भाषाओं में यहाँ पर रिलीज़ किया है, जो कि हिस्टोरिक केस था केशवानंद भारती जजमेंट का। ये जो वर्डिक्ट था यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारा किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात की जा रही है, रिलीजन फ्रीडम की बात की जा रही है, फेडरलिज्म की बात की जा रही है। इसके 50 साल होने वाले हैं। हिस्टोरिक जजमेंट की बात करें तो 24 अप्रैल 1973 को सबसे बड़ी बेंच यहाँ पर बैठी थी आज तक के भारत के इतिहास में। 13 जजेस की बेंच यहाँ पर बैठी थी जब बात हुई थी केशवानंद भारती केस की, और यहीं पर बात की गई थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर सोल है। जब हम बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट
अनाप शनाप तरीके से आके हमारे फंडामेंटल फीचर्स को यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। ये हमारा सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे हम रूल ऑफ लॉज की बात कर रहे हैं या इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें निकली थी केशवानंद भारती केस में। आई वुड रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू कि आप यहाँ पर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर ऑथराइज्ड 5 मिनट का वीडियो डाला है उसे बिल्कुल देखेंगे। आई विल अटैच द लिंक in the comment section, so in case you want to go directly to that video, you can click and you can watch that video. चलिए समझते हैं इस लैंडमार्क जजमेंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझेंगे। हिंदी में समझाने की कोशिश ज़्यादा करूंगी ताकि हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, चूंकि यहाँ पर हिंदी में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ऐसे में उनको समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है कि मैम हमें समझ नहीं आता, हिंदी में बता दिया करिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि पूरी तरीके से आपको ये केस समझ में आ जाए हिंदी में। देखिए, जब हम बात करते हैं केशवानंद भारती केस के बारे में, बात कर रहे हैं हम 1973 की। इस विवाद में जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने गोकुलनाथ वाद में, जो गोकुलनाथ केस था, उसमें अपना दिए गए डिसीजन के विरुद्ध यहाँ पर निर्णय दिया था। अब आप सोचेंगे आखिर ये गोकुलनाथ केस है क्या, किस तरीके से ये आया था, लेकिन उसको जानने के पहले समझ लीजिए कि आखिर बैकग्राउंड हुआ क्या था। क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी थी कि केशवानंद भारती जो हैं, जो कि एक मठ में यहाँ पर संत हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुँचना पड़ा था। देखिए, यहाँ पर डिस्प्यूट इमर्ज हुआ था केशवानंद भारती और जो कि एडनीर मठ में थे केरला में, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। देखिए, यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो केरला गवर्नमेंट है, ये लैंड रिफॉर्म एक्ट्स के अंतर्गत क्या कर रही है, जो हमारा मठ है उसको मैनेजमेंट करने में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। इसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने मिले और बात आ गई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। अब एक चीज़ समझ लीजिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं मूलभूत सिद्धांत कि आखिर ये मूलभूत ढांचा है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई। चलिए, पेन और कॉपी निकाल लीजिए, कुछ डेट्स यहाँ पर बोलने वाली हूँ, कुछ नाम यहाँ पर बताने वाली हूँ, इनको लिखना शुरू कर दीजिए आप। 1951 शंकरी प्रसाद का केस, सबसे पहली शुरुआत समझते हैं। देखिए, मूल ढांचा है क्या, इसको तो बाद में समझेंगे, लेकिन ये बात आई कहाँ से, इसको पहले समझ लेते हैं। शंकरी प्रसाद 1951 के केस में न्यायपालिका का ऐसा सोचना था कि संसद की जो संविधान संशोधन करने की शक्तियां हैं वो अप्रतिबंधित है, क्योंकि यहाँ पर संविधान के किसी भी भाग में अगर आपको अमेंडमेंट लाना है तो यह कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर बात की जा रही है आर्टिकल 368 की, तो उसमें भी यहाँ पर संशोधन किया जा सकता है, जो कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट है उनको अमेंडमेंट करने का अधिकार देता है आर्टिकल 368। पहली चीज। दूसरा केस समझिए, विच इज दी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब विच इज दी 1967। सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि पार्लियामेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट की शक्तियों के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाया, बिल्कुल एक नई सोच यहाँ पर अपनाई। यह है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो तो इसके पार्ट 3 की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं मूल अधिकारों की। तो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता और इस हिसाब से जो आपके फंडामेंटल्स राइट हैं उनको एक ट्रांसेंडेंटल पोजीशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई। दैट मीन्स ये सबसे ऊपर सिचुएशन में है। और इसी के बाद आया केशवानंद भारती केस 1973। ऐतिहासिक निर्णय दिया गया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में ना तो बदलाव कर सकती है और ना ही किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस कर सकती है। ये माना गया कि भाई देखिए, अगर आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जो पावर्स इनके पास हैं वो अनलिमिटेड हैं, उस पर किसी भी तरीका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अनलिमिटेड होने का मतलब ये नहीं है कि आप संविधान का जो मूल ढांचा है, जो हमारी मौलिक विशेषताएं हैं, आप उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करें या उसे कमज़ोर करें। क्यों? क्योंकि यहीं पर जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने इसको कुछ सोच कर बनाया था, बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे स्ट्रगल को देखकर बनाया था। दैट मीन संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो केवल और केवल इस मूल ढांचे में, इस बेसिक स्ट्रक्चर में ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती हैं। इसी के बाद 2 और इंसिडेंट आपको याद रखने होंगे, विच इज द इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस द राजनारायण केस।
यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था, मैं लिख देती हूँ आपको 1975 का केस। 1975 में बोला गया था कि संविधान अधिनियम 1975 के एक कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर अमान्य कर दिया गया था, जिसके अंदर प्रधानमंत्री और हमारी लोकसभा अध्यक्ष जो हैं उनके संबंध में जितने भी उनको यहाँ पर निर्वाचन संबंधी विवादों को सभी न्यायालय क्षेत्रों से बाहर कर दिया गया था। कोर्ट का यहाँ पर बोलना था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये संसद की संशोधन शक्तियों के परे था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 73 का केस इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोल दिया कि भाई आप यहाँ पे कुछ भी नहीं डिसाइड कर सकते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर का हनन है और इसको रद्द किया जाता है। और ऐसा ही एक और केस हमें देखने मिला था, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भारतीय संविधान की जब आप बात कर रहे हैं, इसकी स्थापना मूल अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच एक संतुलन स्थापित करने के लिए दी गई है। तो संसद की जब आप बात कर रहे हैं, जब आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो ये फंडामेंटल राइट्स में किसी भी तरीके का कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है, उसको नुकसान पहुंचाता है। सवाल ये आता है कि भाई जब आप बात कर रहे हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन है क्या जिसके पीछे इतना विवाद किया जा रहा है? तो देखिए केशवानंद भारती केस में 7/6 का यहाँ पर एक डिसीजन आया कि संसद के पास कोई भी अधिकार नहीं है। दो इनके पास 368 में बहुत सारे राइट है कि किसी भी चीज़ को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को ये यहाँ पर बर्बाद नहीं कर सकते। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यायालय को मजबूरी हो गई कि मूल ढांचे को परिभाषित किया जाए कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है क्या, बिकॉज नो वन नोज दिस डेफिनेशन। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखी थी। तो यहाँ पर बात की गई, जैसे आप बात कर रहे हैं संविधान सर्वोपरि है, दैट मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, विधि का शासन होना चाहिए। हमारी जो न्यायपालिका है, जो हमारी जुडिशरी है, आप समझिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी को यहाँ पर फ्री माना गया है और बेसिक स्ट्रक्चर का केस माना गया है। दूसरा बात की गई है, जो आपकी पावर है, जो स्टेट और यूनियन की पावर है, इनको अलग रखने की जो बात की जा रही है, ये भी संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की जा रही है, जो हमारी सरकार की पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। स्वतंत्र मतलब हम जब बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट स्टेट की, जब हम बात कर रहे हैं निष्पक्ष निर्वाचन के सिद्धांत की, जब हम बात कर रहे हैं कल्याणकारी राज्य की, जब हम बात कर रहे हैं धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, संघवाद जैसी चीज़ों की, तो ये सारी चीज़ें हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस क्रिएट करती हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ कि भाई इसके फ़ायदे क्या है, ऐसे कोई फ़ायदे हैं हमारे पास कि मूलभूत के ढांचे के सिद्धांत के कि हाँ इससे कोई चीज़ें हमें देखने मिलेंगी? बिल्कुल। देखिए एक राजनीतिक जो शक्ति है उसको लिमिट करना बहुत ज़रूरी था। 368 में जो अनलिमिटेड पावर्स यहाँ दी गई थी उसको कंट्रोल किया गया। साथ ही जो जुडिशियल रिव्यू है, जो शक्ति और विवेक की बात यहाँ पर कर रहा है, उसके बारे में बात की जा रही थी। और साथ ही ये भी बात कर दिया गया कि अंतिम निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज़ अ केयर टेकर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर फंडामेंटल्स की देखरेख कर रही है, वो हमारे संविधान की रक्षा कर रही है, तो दे आर हैविंग राइट, उनके पास अधिकार है कि वो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। आप में से ऐसे जितने भी बच्चे हैं जिनको अभी तक केशवानंद भारती का केस नहीं पता था, आई थिंक मैंने बहुत कोशिश की है अच्छे से कि आपको ये केस समझ में आ जाए। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात करते हैं टू अचीव नेट ज़ीरो टारगेट डू नॉट रिलाई ऑन बरिंग एमिशन अंडरग्राउंड। ये बात बोली है साइंटिस्ट ने। देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, समझने की कोशिश करिए क्या बोला जा रहा है। देखिए जब भी हम COP28 की बात कर रहे हैं, जब तक COP28 चलने वाला है, हम कोई ना कोई न्यूज़ यहाँ पर डेफिनेटली पढ़ेंगे। आपको उससे बोर नहीं होना है, जस्ट कीप प्रिपेयरिंग योर नोट्स फॉर योर एग्जामिनेशन। यहाँ पर बात की जा रही है CCS टेक्नोलॉजी की, विच मीन्स कैप्चर एंड सीक्वेस्ट्रेशन टेक्निक के बारे में। देखिए जब बात की जा रही है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन अपने आप में सबसे बड़ा है, ऐसे में बहुत सारे सेफ्टी मेजरमेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि कार्बन को हमें यहाँ क्या करना होगा, बरी कर दीजिए। ठीक है, मैं अभी समझाऊंगी कि ये कार्बन को ग्राउंड में बरी करने का मतलब क्या होता है। यहाँ पर
ये जो पूरा टर्म है कार्बन कैप्चर एंड सीक्वेस्ट्रेशन, ये बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। ये बात की गई है एक रिसर्च के द्वारा, जहाँ पर एक पेपर पब्लिश हुआ है लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे बात की जा रही है कि ठीक है, कुछ केसेस में जब आप CSS की बात करते हैं तो नेट ज़ीरो को अचीव करने में ये बहुत मददगार हो सकता है, लेकिन कार्बन को कैप्चर करना, ठीक है, सोर्सेज जो एमिशन के हैं जैसे पावर प्लांट, सीमेंट फैक्ट्री, और इसको स्टोर करना बिलो द ग्राउंड, ये अपने आप में एक सूटेबल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन इस पे 100% रिलाई करना अपने आप में गलत होगा। कारण क्यों? क्योंकि देखिए, हमें इसके आउटकम्स नहीं पता है अभी क्या होने वाला है। जब हम नेट ज़ीरो इमिशन की बात करते हैं तो 2050 तक का रास्ता हमारे पास है, जहां हम क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए CSS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में हमें समझना होगा कि जो CSS टेक्नोलॉजी है, क्या यही सॉल्यूशन है या नहीं। उन सब चीज़ों को जानने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर CSS होता क्या है। तो देखो, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ, समझिए। ये एक प्रोसेस है जहाँ इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि हम मिटिगेट कर सकें कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस की बात कर लें, आप फॉसिल फ्यूल्स के बढ़ने की बात कर लें या पावर प्लांट्स की बात कर लें, इन सभी के थ्रू जनरेट होता है। गोल क्या है CSS का? ताकि जो एक अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड के इस अमाउंट को एटमॉस्फेयर में एंटर होने से रोका जा सके, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जा सकता है। बात करें कि क्या मेथड्स हैं, क्या अप्रोचेस हैं, तो बेसिकली इसको करने के लिए 2 मेथड्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। पहली मेथड की अगर हम बात करें तो इसे बोलते हैं पॉइंट सोर्स CSS, ठीक है, जिसके अंदर कैप्चर किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली जिस जगह पर वो हो रही है, लाइक प्रोडक्शन की जो भी जगह, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री का जो क्षेत्र है। दूसरी अगर हम प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है डायरेक्ट एयर कैप्चर, जिसे हम DAC टेक्निक बोलते हैं। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है, जो कि ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में आ चुकी है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो UK बहुत इनिशिएटिव ले रहा है, जहां पर टारगेट पॉइंट, दैट मीन्स इसके द्वारा, टारगेट पॉइंट का मतलब ही है जहां पर ये ओरिजिनेट हो रही है वहीं इसको खत्म कर दीजिए। चलिए बात करें अगर हम, क्या इसके लिए कोई मेथड्स हैं हमारे पास करने के लिए, तो जी हाँ, मैं आपको बात करने वाली हूँ CCID। समझिए, बहुत अच्छे से याद रखेंगे, CID से CCID। कैप्चर करिए, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर बाकी गैसों से आइसोलेट करिए, जहाँ पर ये जनरेट हो रही हैं वहाँ पर इन्हें कैप्चर करिए। दूसरा आ जाएगा हमारे पास कंप्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। एक बार इसको कैप्चर कर लिया, कंप्रेस करिए और इसको डेजिग्नेटेड स्टोरेज साइट के थ्रू ट्रांसपोर्ट करिए, लाइक पाइपलाइंस। तीसरा आपके पास आ जाएगा इंजेक्शन, ठीक है, नॉट डी, आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ डी लिख दिया। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास इंजेक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद यहाँ पर इसको इंजेक्ट किया जाएगा, जो कि सबस्टेरियन रॉक फॉर्मेशन है, जो कि यहाँ पर बहुत डेप्थ में सिचुएटेड होते हैं, किलोमीटर्स के अंदर, जहाँ पर ये स्टोर रहेगी एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए या फिर बहुत सारे डिकेड्स के लिए भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। ओके, तो ये तो सारी चीज़ें हैं। क्या मतलब हुआ इसका? आपको इसका यूज़ तो समझ आ चुका है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि इससे रिलेटेड चैलेंज क्या है, जिसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। देखिए, पहले तो CSS टेक्नोलॉजी एक हाईली, अगर आप बात करेंगे, कैपिटल ड्रिवन टेक्नोलॉजी है। कैप्चर करना, ट्रांसपोर्ट करना, स्टोरेज करना अपने आप में बहुत ज़्यादा महंगा है, तो सभी लोग नहीं कर सकते। दूसरा, अगर हम बात करें जियोलॉजिकल स्टोरेज सूटेबिलिटी की, तो अभी तक हमारे पास ऐसे कोई बहुत लॉन्ग टर्म प्रमाण नहीं है कि CO2 को जो हम यहाँ पर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में, रॉक वगैरह में स्टोर कर रहे हैं, क्या ये अप्रोप्रिएट होगा या इसके कोई पोटेंशियल रिस्क हो सकते। वॉट इफ़ की सेस्मिक एक्टिविटी के थ्रू ये लीक हो गया, then what will you do? How you will react on it? तीसरी अगर हम बात करें तो जो एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन है फॉसिल फ्यूल का, उसके बारे में बात की जा रही है। बहुत सारे एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका कंसर्न है कि CSS का जो इफेक्टिवनेस है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसका एक प्रोलॉन्ग इफेक्ट हमें देखने मिलेगा फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, और इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा पीछे कहीं रह जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आपको एक इमेज दिखा देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा कार्बन सीक्वेशन किस तरीके से यहाँ पर किया जाता है। ये है
पावर प्लांट मतलब पॉइंट पे जहाँ पर इसे कैप्चर किया जा रहा है, दिस इज़ दी पावर प्लांट। यहाँ पर इसको कैप्चर करिए, मैंने आपको 3 टेक्निक बताई थी। यहाँ पर क्या करना है, ये आ जाएगी आपकी सेकंड टेक्निक, ये आ जाएगी आपकी थर्ड टेक्निक, और देखिए एक पाइपलाइन के थ्रू डायरेक्टली इसको क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर किया जा रहा है। सेम अगर हम बात करें तो शिप ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, सपोज अगर आप पॉइंट पे नहीं कर रहे हैं, दूसरी जगह कर रहे हैं, तो दूर ले जाइए और यहाँ पर इसको आइसोलेटेड एरिया में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। दिस इज़ हाउ दिस एंटायर टेक्निक वर्क्स। चलिए बात करते हैं बिगर एंड बेटर के बारे में। बात की जा रही है इंडिया जो कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसको अपनी मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या करना होगा। देखिए एक रिपोर्ट आई है S&P ग्लोबल की, इसने बताया, इसने इंडिकेट किया है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएगा अगले 3 सालों में। अगर हम बात करेंगे तो मेजर इकोनॉमी बन के आपको देखने मिल जाएगा और हाईएस्ट ग्रोथ रेट के साथ इंडिया यहाँ पर आएगा। साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है कि इंडिया जो कि आपको आज की डेट में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी दिखाई दे रहा है, ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के निकल कर आ जाएगा 2030 तक, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी रिपोर्ट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, इंडिया के एक मीडियम टर्म ग्रोथ के बारे में बात कर रही है, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में यहाँ पर बात कर रही है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की अगर हम बात करें तो जहाँ पर जीडीपी को एस्टिमेट किया गया था विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 7.6%, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हमें नज़र आता है। इसका एक पॉजिटिव इकोनॉमिक हमें इम्पैक्ट देखने मिलता है जब हम बात करते हैं ग्रोथ की। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें ग्लोबल रैंकिंग के बारे में तो S&P की रिपोर्ट के हिसाब से आज की डेट में इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा है। 2024-26 की बारे में बात करें तो इंडिया के कंपटीशन में हमें केवल और केवल इस समय वियतनाम दिखाई दे रहा है, विच इज़ एक्सट्रीमली वेरी क्लोज। दोनों कंट्रीज़ की बात करें अलॉन्ग विद दी मैक्सिको, दे आर सीन टू बेनिफिट फ्रॉम दिस ग्लोबल सप्लाई चेन, जिसकी वजह से वियतनाम, मैक्सिको, इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट कर रहे हैं। एक डाइवर्सिफिकेशन आप देखिए आज की डेट में हो रहा है, स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम कंट्रीज वांट टू गो अवे फ्रॉम दी चाइना, सो दे आर लुकिंग दी डिफरेंट ऑप्शंस। और ऐसे में जब हम ग्लोबल चेन मार्केट की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा शिफ्ट आपको वियतनाम, इंडिया जैसी इकोनॉमीज में देखने के लिए मिलता है। चलिए, तो ये थी इंपॉर्टेंट चीज़, आई होप आपको समझ में आ चुका है। चलिए बात कर रहे हैं हम चंद्रयान 3 के प्रपल्शन मॉड्यूल को लेकर, जिसने रिट्रेस कर लिए हैं अपने स्टेप टू दी अर्थ ऑर्बिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सोच रहे होंगे क्या ज़रूरी है, क्या है ये सारा सब कुछ। देखिए प्रपल्शन मॉड्यूल की जब हम बात कर रहे हैं, चंद्रयान 3 में वो मॉड्यूल जिसने यहाँ पर विक्रम लैंडर को 100 किलोमीटर्स मून के सरफेस तक पहुँचाने का काम किया था बिफोर इट डिटैच्ड एंड मेड हिस्टोरिकल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन टू दी मून। और आप सभी को पता है ये घटना घटी थी 23 अगस्त को। देखिए पीएम की अगर हम बात करें, पीएम विच मीन्स प्रपल्शन मॉड्यूल यहाँ पर है, आप पीएम मत समझिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रपल्शन मॉड्यूल हियर, ठीक है। जब हम प्रपल्शन मॉड्यूल की बात करते हैं तो इसने अर्थ के ऑर्बिट को यहाँ पर छोड़ा था 1 अगस्त को और ये इंसर्ट हो गया था लूनर ऑर्बिट में अगस्त 5 को। जब इसका सक्सेसफुल रिटर्न हमें यहाँ पे अर्थ के ऑर्बिट में देखने के लिए मिल रहा है, इट इज़ अमेजिंग अचीवमेंट फॉर द इसरो, फॉर आवर साइंटिस्ट। कारण क्यों? देखिए यहाँ पर इसरो ने अनाउंस कर दिया है कि जो कि ये कहीं ना कहीं उनके ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं था, ठीक है, दैट वाज नॉट इन द ओरिजिनल प्लान मिशन, लाइक कि हमारे लिए प्रपल्शन मॉड्यूल को वापस लाना है या ऐसा कुछ है, बट इसका वापस आना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का जो लॉजिस्टिक एडवांटेज है, जो एडवांसमेंट हमारी है, उसको यहाँ पर डिनोट कर रहा है। समझिए प्रपल्शन मॉड्यूल आखिर होता क्या है। देखिए चंद्रयान 2 की जब हम बात करते हैं तो इस मिशन का यहाँ पर फेल हुआ था 2019 में। चंद्रयान 3 के फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो इंस्टेड ऑफ फुल फ्लेजेड ऑर्बिटर एक लाइट प्रपल्शन मॉड्यूल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था, जो कि एसेंशियल था ओनली अ सिस्टम फॉर द लैंडर टू ट्रैवल टू द मून। कम्युनिकेशन की बात करें अर्थ के साथ अगर होना हो तो मिशन में जहां पर यूज़ किया गया था चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर, जो कि विच वॉज स्टिल इन ऑर्बिट अराउंड द मून विथ फंक्शनिंग सिस्टम ऑन बोर्ड। चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर केवल और केवल एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया था विच इज़ द स्पेक्ट्रोपॉलीमेरिटी ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ विच इज़ द शेप। एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पेलोड है जिसको यहाँ पर विच विल
to look back at Earth and study the signatures that makes it habitable so that we can identify the habitable explotants on the moon. पीएम यहाँ पर सेपरेट हुआ था लैंडर से ऑन अगस्त 17, बट इट वॉज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ऑर्बिट ऑफ द मून फॉर अनदर 6 months विथ शेप लुकिंग एट द अर्थ। ठीक है, कि शेप यहाँ से अर्थ को देखेगा और ये अपना काम करता रहेगा। जो मेन फंक्शन थे पीएम के वो यहाँ पर LM विच इज़ द लैंडर मॉड्यूल को ले जाना लॉन्च व्हीकल इंजेक्शन के थ्रू और लगभग 100 किलोमीटर के सर्कुलर पोलर ऑर्बिट पे जाकर यहाँ पर इससे अलग हो जाना। साथ ही पीएम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इट हैज़ वन साइंटिफिक पेलोड विच विल बी ऑपरेटेड पोस्ट सेपरेशन ऑन द लैंडर मॉड्यूल। इसरो के लिए देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। समझिए क्यों। देखिए इनिशियल लेवल पर इसरो ने इस तरीके का प्लान किया हुआ था कि पीएम का काम है ताकि शेप को यहाँ पर ऑपरेट करवाया जा सके लगभग 3 month के लिए। ठीक है, मॉड्यूल मिशन की जो लाइफ है उसके हिसाब से। लेकिन प्रिसाइज ऑर्बिट इंजेक्शन की अगर हम बात करें जैसे किया गया था LVM-3 के द्वारा विच इज़ द लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जिसने चंद्रयान 3 मिशन को यहाँ पर लॉन्च किया था, आप याद रखेंगे। इसने यहाँ पर देखिए एक सिचुएशन क्रिएट करी और यहाँ पर 100 किलोग्राम्स ऑफ फ्यूल की मदद से पीएम को यहाँ पर छोड़ा गया आफ्टर 1 month ऑफ द ऑपरेशन इन द लूनर ऑर्बिट। और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्टेप रहा, एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक घटना रही जो कि इसरो के साथ यहाँ पर हुई। सो बेसिकली इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ देयर मिशन प्लान, लेकिन एक मेटिकुलस ऑपरेशन प्लानिंग यहाँ पर हुई। इसको इंजेक्ट किया गया ऑर्बिट में बाय लॉन्च व्हीकल रिजल्टेड इन प्रोपेलिंग सेविंग। This was used as the demonstration for the future lunar sample return to the mission, which is important. चलिए बात करते हैं गूगल के नए AI मॉडल के बारे में, जेमिनी। देखिए गूगल ने यहाँ पर अपना नया एक आप बात करेंगे मोस्ट गूगल का सबसे ज़्यादा कैपेबल, फ्लेक्सिबल और जनरल AI मॉडल जिसका नाम है जेमिनी, इसको यहाँ पर अवेलेबल कर दिया है फॉर द यूज़र्स अक्रॉस द वर्ल्ड ताकि इसका इस्तेमाल किया जाए। इसको इंटीग्रेट किया गया है बार्ड जो कि इनका ही AI सिस्टम है और साथ ही गूगल का जो पिक्सल 8 Pro स्मार्टफोन है उसके अंदर। चलिए डिटेल में समझते हैं आखिर जेमिनी है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है और हम ऐसे आर्टिकल्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इंडियन एक्सप्रेस से इस आर्टिकल को आपके लिए लिया है। स्पेशलिटीज़ की अगर हम बात करें पहले तो समझ लीजिए एक एक्सपर्ट हेल्पर है, आप इसे असिस्टेंट बोल सकते हो। इसके अंदर इस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया है जो कि हाई क्वालिटी कोड्स को समझ सकती हैं, चाहे आप पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर लें, पाइथन की, जावा, C++ की, किसी की भी यहाँ पर बात कर लें। मल्टी मॉडल है, दैट मीन्स यहाँ पर लिमिट नहीं है टू टाइप द इंफॉर्मेशन और इट कैन प्रोसेस एंड कैन वर्क, इट कैन अंडरस्टैंड, इट कैन ऑपरेट, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे कोड हो, चाहे ऑडियो हो, इमेज हो या वीडियो हो, ये किसी भी सेक्शन पर यहाँ पर काम कर सकता है। हम इसके वर्जन्स के बारे में बात करें तो देखिए बेसिकली इसको यहाँ पर 3 वर्जन में लॉन्च किया गया है। कौन से 3 वर्जन? देखिए अल्ट्रा, आपको सभी को अच्छे से रहते हैं ये सब सारे वर्ड्स याद, अल्ट्रा, प्रो और मिनी। अल्ट्रा की बात करें दैट मीन्स जेमिनी अल्ट्रा का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। अल्ट्रा है ना, तो जितने भी हाई टास्क हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क हैं, इसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम बात करें करंट बेंचमार्क के अंदर तो 30 आउट ऑफ 32 एकेडमिक बेंचमार्क्स इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, ये यहाँ पर सिलेक्टेड यूज़र्स के लिए अवेलेबल होगा फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। अगर ये बहुत अच्छा चला जाता है तब इसको यहाँ पर 2024 में हमें ये अवेलेबल देखने मिलेगा। दूसरा आ जाता है आपका जेमिनी प्रो, ठीक है, बेस्ट एट स्केलिंग अक्रॉस द वाइड रेंज ऑफ टास्क। इसकी बात करें तो इसको इंटीग्रेट किया गया है बार्ड के साथ। ये एक एडवांस रीजनिंग प्रोवाइड करता है, प्लानिंग देता है और अंडरस्टैंड करता है। डेवलपर्स की बात कर लें या एंटरप्राइजेस की बात कर लें, कस्टमर आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं वाया जेमिनी API। नेक्स्ट हमें देखने मिल जाता है नैनो, ठीक है। जब हम नैनो की यहाँ पर बात करते हैं तो इट इज़ ऑप्टिमल फॉर मोबाइल डिवाइसेस और यहाँ पर ऑन डिवाइस टास्क को आसानी से कर सकता है।
बात करिए इसके सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबसे पहले समझ लीजिए क्वालिटी विद लेटेंसी रिडक्शन। गूगल ने ऐसा क्लेम किया है कि जो जेमिनी है इसका परफॉर्मेंस 40% जो लेटेंसी है इंग्लिश में लेकर, यूएस इंग्लिश को लेकर अलॉन्ग साइड बहुत सारी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव किया गया है। दूसरी बात की जा रही है, गूगल का ही क्लेम है कि जेमिनी यहाँ पर मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी एवोल्यूशन के बारे में बात करता है। चाहे आप किसी भी दूसरे एआई के बारे में बात कर लीजिए, चाहे बायसनेस को हटाना हो, टॉक्सिसिटी को हटाना हो, इट वर्क्स बेटर ऑन दैट। साथ ही इसकी बहुत सारी इस पर रिसर्च की गई है। पोटेंशियल रिस्क जैसे साइबर ऑफेंसेस, परसुएशन, ऑटोनॉमी, इन सभी को भी इसको आइडेंटिफाई करने के लिए तैयार किया गया है कि किस तरीके से ये विदाउट बायस हुए, विदाउट टॉक्सिक हुए यहाँ पर कोई भी डिसीजन ले सकता है। सो चैट जीपीटी और जेमिनी में क्या डिफरेंस है, तो देखिए जेमिनी यहाँ पर ज़्यादा फ्लेक्सिबल नज़र आता है करेंटली। वर्क विद वीडियोज़, जेमिनीज़ की बात करें तो जेमिनी मल्टी मॉड्यूल है, वहीं चैट जीपीटी की अगर हम बात करें तो ये वीडियो पे काम नहीं करता। जेमिनी अब फ्री टू यूज़ है, जबकि चैट जीपीटी की बात करें तो केवल बेसिक यूज़र्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आगे के लिए इसको पेड फॉर्मेट में जाना पड़ता है, जो कि यहाँ पर आपको नहीं देखने मिलेगा। चलिए, तो ये थे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझ में आ चुकी होंगी। बात करते हैं आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे के बारे में। तो हमारे पास हैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला तो है केशवानंद भारती जजमेंट और दूसरा है कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन। आप सभी को करना क्या है, इस आंसर को लिखेंगे, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। यहाँ पर हम आपके क्वेश्चंस के आंसर को चेक करेंगे और देखेंगे कि आपकी प्रोग्रेस कितनी ज़्यादा है। चलिए, तो thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you soon.